हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गुरु एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं पौधों के विभिन्न भाग के बारे में। मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। हम लोगों ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर एक ग्रुप्स बनाने का डिक्लेरेशन किया है, जिसके अंदर हर संडे को आपको एक फ्री में गुरु एकेडमी की तरफ से एक पीडीएफ सेंड किया जाएगा क्वेश्चन बैंक का, जिसका बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है। 8619330791 पर आप हमारे से वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिए और टेलीग्राम पर भी इसी नंबर से आप हमारे से जुड़ सकते हैं। अब देखेंगे आज हमारा जो टॉपिक है पौधों के विभिन्न भाग। नेक्स्ट आगे हम बात करें कि प्लांट्स की जो स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉटनी। क्या बोलते हैं, बॉटनी। फर्स्ट तो आपको जानकारी यही होनी चाहिए कि पादपों का जो अध्ययन है, पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, बॉटनी। क्या कहलाता है, बॉटनी। और हिंदी में कहें तो वनस्पति विज्ञान। क्या कह सकते हैं, वनस्पति विज्ञान। कि वनस्पति विज्ञान यानी पादप विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो बोल दिया कि फादर ऑफ बॉटनी, पादप विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। कौन होंगे, थियोफ्रेस्टस। एक थियोफ्रेस्टस की एक बात मुझे और याद आ रही है, इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। उस बुक को भी आप ध्यान दे लिख लेंगे, उसका नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इसी बुक के अंदर प्लांटेरम, इसी बुक के अंदर उन्होंने सबसे पहले प्लांट्स का क्लासिफिकेशन भी किया और प्लांट्स के बारे में डिटेल से क्या दी, जानकारी भी दी। तो इस तरीके से बॉटनी और थियोफ्रेस्टस आपको याद रखना है और हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब जैसे पौधों के विभिन्न भागों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से पौधे के भाग होते हैं। तो पहले पौधे के भागों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो आरोही भाग और एक अवरोही भाग। ये सवाल भी कई बार आ जाते हैं कि जो पौधे का ऊपरी भाग होता है, कौन सा भाग, बाहरी भाग जो भूमि से बाहर है, उसे हम क्या बोलते हैं, आरोही भाग। कौन सा बोलते हैं, आरोही भाग। इसे प्ररोह भाग भी बोला जाता है। वैसे प्ररोह का मतलब स्टेम ही होता है, और जो भूमिगत भाग है उसे हम बोलते हैं अवरोही। क्या बोलते हैं, अवरोही। ये हो गया आपका अवरोही और ये हो गया आरोही। इसे मूल भाग भी बोल सकते हैं या मूल तंत्र भाग भी बोला जाता है। मूल तंत्र का मतलब तो आप समझ रहे हैं, रूट सिस्टम पार्ट। और ये हो गया अवरोही और ये आरोही, प्ररोह। दो भाग में डिवाइड कर दिया। अब फिर आरोही में भी क्या होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। जैसे ये है जो सबसे पहले नीचे दिखाई दे रहा है आपको अवरोही के अंदर, तो ये क्या है, जड़ है। क्या है, जड़ है। इन्हीं जड़ों के ऊपर, जड़ को मूल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मूल। इन मूल्स के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, मूल रोम। क्या बोलते हैं, मूल रोम। तो इसे लिख दिया मूल रोम। इंग्लिश में कहें तो रूट हेयर्स, और ये रूट्स। आगे देखेंगे ये क्या है, स्टेम है। क्या है, स्टेम। हिंदी में बोलेंगे तो तना। और ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं, नोड्स। पर्व संधि। क्या बोल देंगे, पर्व संधि। और जो ये वाला भाग है, ये कौन सा भाग है, पर्व। कौन सा भाग है, पर्व, जिसे बोलते हैं इंटर नोड्स। क्या बोलते हैं, इंटर नोड्स, पर्व भाग। और ये कौन सा है, पर्व संधि। इसके अलावा ये वाले जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे तो आप जानते ही हैं, क्या बोलते हैं, पत्ती। अगर कहीं पे मान लो फूल निकल आए इस तरीके से, पुष्प, तो वो क्या हो जाएगा, पुष्प वाला भाग। तो ये हो जाएगा पुष्प। क्या हो गया, पुष्प। यही पुष्प जनन के बाद में किसमें बदल जाता है, फल में। तो मैंने बोल दिया कि जैसे कि मान लो यहाँ पर ही कोई फल है इस तरीके से, जैसे कि मान लो, तो ये जो फल आपको दिखाई दे रहा है, तो पौधे के 5 भाग तो मूल हो गए एकदम। एक तो जड़, मूल, दूसरा तना, तीसरा पत्ती, चौथा पुष्प, और बाद में हो गया फल। रीट के सिलेबस के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पादपों के विभिन्न भागों में, तो पहला टॉपिक है जड़, रूट। अब ध्यान देंगे, मूल अभी हमने बात की कि जो भूमिगत भाग है, जड़ कहाँ होती है, भूमि के अंदर, मतलब भूमिगत भाग।
और भूमिगत भाग कौन सा भाग कहलाता है? अवरोही भाग। एक और चीज ध्यान देंगे, जड़ जैसे आपने बीज डाला, जैसे ये बीज है आपने मिट्टी में डाल दिया और मिट्टी में अंकुरित हो गया ये अनुकूलित परिस्थिति में, तो बीजांकुर के यानी लिख सकते हैं बीजांकुर। बीजांकुर का मतलब है बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर से आप जब भ्रूणीय अक्ष यानी कि सीड का फोटो देखेंगे तो वहां पर एक भाग होता है रेडिकल्स मूलांकुर, उसी मूलांकुर से जड़ क्या होती है? विकसित होती है। तो बीजांकुर के समय मूलांकुर से जड़ क्या होती है? विकसित होती है, मतलब डेवलप होती है। तो आपको एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि जड़ भ्रूण के कौन से भाग से डेवलप होती है? तो बोलेंगे मूलांकुर से। कौन से भाग से? मूलांकुर से। नेक्स्ट है, इस जड़ों के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये रूट है, ये जैसे कि रूट है, इस रूट पर छोटे छोटे स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम क्या बोलेंगे? रूट हेयर्स। क्या बोल देंगे? रूट हेयर्स। और ये जो रूट हेयर्स हैं, ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? जल और खनिज लवणों का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। और किससे? घुलित मिट्टी से। अब ध्यान देना, जब सूखी मिट्टी है उसमें जड़ होगी तो ये जल जो मूल रोम है, रूट हेयर्स, वो जल और खनिज लवणों का अवशोषण नहीं कर सकते हैं। जब उसके अंदर हम पानी डालेंगे तो वो जल और खनिज लवण क्या हो गए? जल की घुलन अवस्था में आ गए, और इस घुलित अवस्था में ये मूल रोम क्या कर लेंगे? जल और खनिज लवणों का अवशोषण करेंगे। जब भी आपने कभी कोई पौधा उखाड़ा होगा या निकाला होगा तो आपने देखा होगा उसके ऊपर छोटे छोटे स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है जड़ों के प्रकार। यहाँ पर एक और हम पढ़ेंगे इसके बाद में जड़ों के प्रकार में कि कुछ जड़ें श्वसन भी करती है और कुछ जड़ें भोजन का भी संग्रह करती हैं। और मुख्य कार्य अगर हम भोजन इनका जड़ों का देखें, मुख्य कार्य तो वो क्या होता है? पौधे को सहारा प्रदान करना। क्या प्रदान करना होता है? सहारा व आलंबन प्रदान करना। आलंब का मतलब है सपोर्टिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, तो कौन है? रूट्स। तो मुख्य कार्य क्या है? सहारा व आलंबन प्रदान करना। और इसके अलावा जड़ें भोजन संग्रह और श्वसन का भी कार्य करती है, वो इसके हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं जड़ों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूट्स। फर्स्ट है मूसला मूल तंत्र, और सेकंड है रेशेदार जड़ें जिसे जकड़ा मूल भी बोलते हैं, और थर्ड है अपस्थानिक जड़ें। तीनों के अंदर सिर्फ डेफिनेशन नहीं, मैंने सिंपल नोट्स लिख दिया है, इसी को आपको याद करना है। देखेंगे मूसला मूल तंत्र को पढ़ेंगे। मूलांकुर के लंबे होने से, जैसे कि मान लीजिए ये मूल यहाँ पर ये भूमिगत भाग है, यहाँ पर जैसे कि सीड गिर गया भ्रूणीय अक्ष का, और इसका जो मूलांकुर वाला भाग है ये मूलांकुर भाग, इस मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक जड़ का निर्माण होता है। ध्यान देंगे, ये प्राथमिक जड़ का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। और जब इसके अंदर विभेदन प्रक्रिया शुरू होगी, कोशिका विभेदन मतलब कोशिका विभाजन, तो प्राथमिक जड़ धीरे धीरे क्या होती जाएगी? मोटी होती जाएगी। क्या होती जाएगी? मोटी होती जाएगी, मतलब इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। अब क्या लिखा है? मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक जड़ का निर्माण होता है। आगे लिखा है पार्श्व जड़ें द्वितीयक व तृतीयक जड़ें कहलाती है। अब ध्यान देना, पार्श्व का मतलब होता है जैसे कि ये प्राथमिक रूट, और ये जो दोनों है ये क्या है? द्वितीयक और तृतीयक रूट, मतलब लेटरल साइड। तो यहां से देखेंगे अब द्वितीयक रूट्स क्या होगी? डेवलप होना स्टार्ट होगी। ये द्वितीयक, ये सारे द्वितीयक हैं। अब इनसे भी पार्श्व जड़ें निकलेगी, देखेंगे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये जो जड़ें निकल रही है ये आपकी हो गई तृतीयक। तो ये तो हो गई प्राथमिक, ये हो गई द्वितीयक, और ये हो गई आपकी तृतीयक। तो इस प्रकार के मूलांकुर के लंबे होने से पहले प्राथमिक जड़ का निर्माण होता है, और फिर बाद में द्वितीयक और तृतीयक जड़ों का क्या होता है? निर्माण होता है। उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो अधिकांश द्विबीजपत्री पौधे, जैसे सरसों का पौधा ले लें, उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सरसों है। सरसों में कौन सा मूल तंत्र पाया जाता है? मूसला मूल तंत्र। तो जितने भी द्विबीजपत्री पौधे हैं मोस्ट ओवर उनके अंदर कैसा मूसला मूल तंत्र देखने को पाया जाता है। नेक्स्ट है रेशेदार जड़ें या जकड़ा मूल। देखिए नाम से पता चल रहा है, रेशे मतलब फाइब्रस होगी। यहाँ पर क्या हुआ था? प्राथमिक रूट में डेवलप होने से प्राथमिक रूट क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, आफ्टर देन द्वितीयक और तृतीयक निकलती रहती है। लेकिन यहाँ पर रेशेदार जड़ें तो बिल्कुल कैसे होगी? फाइब्रस रेशे के जैसे होगी। देखेंगे एक बीजपत्री पादपों में, अब तो देखो पहली बात तो ये समझ में आ गई, द्विबीजपत्री पादपों में मोस्ट ओवर कौन सी जड़ होगी? मूसला मूल तंत्र। और रेशेदार में कौन सी होगी? एक बीजपत्री पादपों में होगी।
तो एक बीजपत्री पादपों में प्राथमिक जड़ें बहुत सारी जड़ों के द्वारा प्रतिस्थापित होती है। ध्यान देंगे, जैसे कि मान लो कि यह मूलांकुर से प्राथमिक जड़ डेवलप हो गई, लेकिन क्या हुआ, प्राथमिक जड़ बहुत सारी जड़ों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, मतलब उससे कटती जाती है इस तरीके से। तो देखो यहाँ से ही मूलांकुर से एक और डेवलप हो जाएगी, एक और इस तरीके से डेवलप होगी और इस तरीके से डेवलप होगी, इस तरीके से ये प्राथमिक मूल क्या हो रही है, प्रतिस्थापित होती जा रही है, मतलब आगे से आगे बढ़ती जा रही है। पहले में क्या था, प्राथमिक जड़ एक ही जगह पे बढ़ती जा रही थी इस तरीके से, तो वो अपनी थिकनेस बढ़ा रहे थे, और बाद में इस प्राथमिक जड़ से द्वितीयक जड़, लेकिन यहाँ पर तो मूलांकुर से ही समान लंबाई की अन्य जड़ें क्या होती हैं, विकसित होती है। और ये भी एक बार एग्जाम में लाइन आ चुकी है सवाल कि ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा तंत्र है, मूल तंत्र, जिसके अंदर जड़ें समान लंबाई के अंदर क्या होती है, मूलांकुर से विकसित होती है। तो आंसर हो जाएगा रेशेदार जड़ें जकड़ाजोड़ मूले। आगे नेक्स्ट देखेंगे, ये तने के आधार से उत्पन्न हो रही, मान लो कि जैसे यहाँ तना निकल रहा है तो ये तने के आधार से उत्पन्न होगी, और सभी की उत्पत्ति तने के आधार से होगी। देखेंगे यहाँ पर जैसे ये जड़ है तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, प्राथमिक मूल से, न कि तने के आधार से। लेकिन यहाँ पर बाकी सबकी जो है वो किससे होगी, तने के आधार से ही क्या होगी, उत्पन्न होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राथमिक मूल क्या होती है, अल्पजीवी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्राथमिक मूल बहुत लंबे समय तक जीवित होती है, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक मूल अल्पजीवी होती है, इसलिए वो क्या होती है, समान लंबाई में आगे प्रतिस्थापित करते हुए अन्य जड़ें समान लंबाई में क्या करती है, विकसित होती रहती है, और इस तरीके से ये कैसा बन जाता है, जकड़ा, एक रेशेदार मूल बन जाती है। नेक्स्ट है लास्ट में अपस्थानिक जड़ें। मूलांकुर के अलावा पादप के अन्य भाग से, वापस ध्यान देंगे, मूलांकुर के अलावा, जैसे कि मान लीजिए कि ये सीड है, वहाँ पे प्रांकुर भी होता है, मूलांकुर से तो डेवलप, अब जैसे कि मान लो ये तना है, मूलांकुर जैसे कि बीज यहाँ था, मूलांकुर से क्या हुई, जड़ें विकसित हुई, और यहाँ पर ध्यान देना प्राथमिक मूल थोड़ी सी क्या होगी, दीर्घ जीवित होने से प्राथमिक मूल भी क्या होती है, डेवलप होती है इस तरीके से। पादप के अन्य भाग से, अब जैसे कि मान लो यहाँ से भी क्या होगी, जड़ें आने स्टार्ट हो जाएगी, तने से भी देखेंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ऊपर से आएगी थोड़ी थोड़ी। तो बोल दिया मूलांकुर के अलावा पादप के किसी अन्य भाग से अगर जड़ें विकसित हों तो उनको क्या बोल देते हैं, अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटियस रूट, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। और इसका एग्जाम्पल है आपका घास, मॉन्स्टेरा और बरगद। बरगद के अंदर आपने देखा होगा कुछ इसी प्रकार की क्या होती हैं, जड़ें विकसित होती है। अब देखेंगे जड़ के रूपांतर। ये जड़ के रूपांतर भी बोल सकते हैं, जड़ के कार्य भी बोल सकते हैं। क्या है, अलग अलग कार्य के लिए जड़ें क्या हो जाती है, रूपांतरित, मतलब थोड़ी सी मॉडिफाइड हो जाती है। देखेंगे फर्स्ट है भोजन संग्रह के लिए। आपने जैसे कि गाजर भी खाई होगी और शलजम भी खाया होगा और शकरकंद भी खाई होगी। वास्तव में वो पौधे का कौन सा भाग है, जड़ वाला भाग है जो हम खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भोजन संग्रहित है। तो गाजर, शलजम और शकरकंद जो तीनों के तीनों हैं वो भोजन संग्रह के लिए क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल। और यह भी हो जाएगा कि जड़ों का मुख्य कार्य और भी हो सकता है, भोजन संग्रह के लिए भी जड़ें क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, लेकिन मुख्य कार्य तो वही रहेगा, आलंबन और सहारा प्रदान करना, और जल और खनिज लवणों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करेंगे आलंबन। आलंबन का मतलब है सहारा के लिए। जैसे कि आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, बरगद का पेड़ क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है आगे, तो यहाँ से ही क्या होती है, जड़ें डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। अब ध्यान देंगे, ये है प्रोप जड़ें, जिनको क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट्स, यानी कि बरगद की जो जड़ें हैं वो क्या कहलाती है, आलंबन रूट्स, यानी कि आलंबन जड़ें या प्रॉप रूट्स भी इसे बोलते हैं। मक्का और गन्ना के अंदर भी आपको जड़ें कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलेगी। अब स्तंभ यानी कि वो वापस पौधे को क्या कर रही है, सहारा प्रदान करने के लिए क्या होती है, विकसित होती है। नेक्स्ट है श्वसन के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 3 स्टार मार्क्स। कुछ पौधों की जड़ें, वैसे मैं आपको बता दूं न्यूमेटोफोर इसका एग्जाम्पल है, उसको बोलते हैं राइजोफोरा, जो पादप है उसके अंदर देखेंगे कैसे कि जो दलदली पादप होते हैं, दलदल का मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी, ऐसे दलदल वाले इलाके में ऑक्सीजन की कमी होने पर, जैसे कि ये मान लो जड़ें हैं, ये जड़ें क्या है, हाइपर ग्रोथ करने के कारण से जमीन से क्या होती है, बाहर निकल जाती है, और इस तरीके से ये जब जमीन से बाहर निकलती है तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, न्यूमेटोफोर, श्वसन रंध्र भी बोलते हैं इनको। और वैसे इसका नाम न्यूमेटोफोर ज़्यादा फेमस है, और इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, राइजोफोरा। और
पौधों के विभिन्न भाग में दूसरा भाग जो है हमारा वो कौन सा है, तने वाला। अब ध्यान देंगे तने वाले भाग के अंदर जब बीज अंकुरित होगा तो बीज के कौन से भाग से यानी भ्रूणीय अक्ष के प्रांकुर वाले भाग से किसका उत्पन्न होगा, तना उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, तना। आप ध्यान देंगे भ्रूणीय अक्ष के मूलांकुर से मूल यानी कि जड़ का निर्माण होता है और इसी प्रकार से भ्रूणीय अक्ष के प्रांकुर से किसका निर्माण होता है, तने का निर्माण होता है। दूसरी बात, जब तना शैशव अवस्था मतलब जब बिल्कुल न्यूली डेवलप हुआ है, मतलब अभी नया नया तैयारी हुआ है, मान लीजिए जैसे कि ये जैसे आपने बीज डाला और अभी एकदम नया नया तैयारी है, तो जब ये शैशव अवस्था में होता है मतलब बिल्कुल कम उम्र का अल्पजीवी, उस समय इसका रंग कैसा होगा, हरा रंग होगा। दूसरी बात करेंगे जब काष्ठीय अवस्था होगी। काष्ठीय अवस्था का मतलब जब ये बड़ा हो जाएगा और इसका स्टेम बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम ये बोल देंगे कि काष्ठीय अवस्था में तने का रंग कैसा होता है, गहरा भूरा रंग होता है। आगे हम बात करेंगे तने के कार्य के बारे में। प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन। आप पहली बात तो देखेंगे कि जैसे कि तना है, जब तक तना हरा है उसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित हो सकता है, यह नहीं कह सकते कि होता ही है, लेकिन मोस्ट ओवर के अंदर जब तक तना हरा होता है तब तक उसके अंदर भी क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और जो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल से भोजन का निर्माण हो रहा है उसका भी ट्रांसपोर्ट यानी कि प्रकाश संश्लेषी पदार्थ का जो संवहन का मतलब ट्रांसफरिंग हो रही है यानी कि स्थानांतरण हो रहा है, वो भी किसके कारण से होता है, तने के कारण से ही होता है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे पत्तियां, फूल, फल को धारण करने वाली शाखाओं को फैलाना। आप ध्यान देंगे जैसे कि मान लीजिए कि ये तना है, यहाँ से नोड से एक शाखा डेवलप हुई और इसी शाखा पर एक पत्ती डेवलप हो गई। अब क्या करेगा, ये इसी शाखा को बढ़ाएगा। देखो ये भी तने का ही भाग हो गया है। फिर ये तने से एक पत्ती और निकल जाएगी, फिर धीरे धीरे यहीं पर क्या होगा, पुष्प का भी निर्माण होगा। फल का पुष्प से क्या बन जाएगा, फल बन जाएगा। तो बोल दिया पत्तियां, फूल, फल को धारण करने वाली शाखाओं को क्या करता है, बढ़ाता रहता है और इस तरीके से बढ़ती जाएगी और ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा। आगे नेक्स्ट है जड़ों से अवशोषित जल। अब ध्यान देना, ये जो जड़ है इसकी, इस जड़ों से जो जल जाइलम ट्यूब के माध्यम से पौधे के सभी भागों में जा रहा है, तो बोल दिया जड़ों से अवशोषित जल और खनिज लवणों को यानी खनिज पदार्थों को कहाँ तक पहुँचा देता है, पत्तियों तक पहुँचाता है। लेकिन कौन सी ट्यूब लेकर के आती है, कौन सा टिश्यू, जाइलम टिश्यू लेकर के आता है। एंड पत्तियों में निर्मित भोजन का संचय। अब ध्यान देना, ये भी बहुत अच्छी बात है। पत्तियों में निर्मित भोजन का संचय, पत्तियों में जिस भोजन का निर्माण हुआ है उसका कुछ भाग तो पत्ती में रह जाता है, लेकिन मोस्ट ओवर पार्ट कहाँ पर स्टोर हो जाता है, तने के अंदर भी क्या होता है, संचित होता है। और एक तने का उपयुक्त कार्य भी है कि जब पत्तियों में जो भोजन बनेगा उस भोजन को अन्य भागों तक पहुँचाने का काम भी किसका होगा, तने का ही होगा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हरे तने में हरित लवक। हरित लवक का मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। हरित लवक यहाँ पे लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, सॉरी। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या उपस्थित होगा आपका, क्लोरोफिल। हरित क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित वर्णक। तो हरे तने में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, मतलब कि क्लोरोफिल वर्णक पर्णहरित क्या होता है, उपस्थित होता है। और इससे कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की। अभी मैंने बोला प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन कौन करता है, तना। तो कई बार तने के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि उसके अंदर क्या उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट, जो भोज्य पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, उदाहरण है शतावरी। शतावरी का पौधा आप जब देखोगे तो उसमें जो हरा रंग है तने का, वो भी यही शो कर रहा है कि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित है, क्लोरोप्लास्ट। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ कन्फ्यूजन वाली है, वो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। वो कन्फ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि जैसे कि देखिए ये पत्ती है, पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, वैसे के वैसे तने में भी क्लोरोप्लास्ट होता है। अब जब इस मान लो कि इस भाग में क्लोरोप्लास्ट है, मतलब हरित लवक है। हरित लवक मतलब किचन है जहाँ पे भोजन का निर्माण हो रहा है, लेकिन किचन में कौन होता है, कुकिंग मैन, जो खाना बना रहा है। तो खाना बनाने वाला कौन हो गया, क्लोरोफिल पर्णहरित।
तो बोल दिया कुकिंग मैन ऑफ द प्लांट, यानी कि पादप का रसोईया कौन है, तो बोलेंगे पर्णहरित। और बोलेंगे किचन ऑफ द प्लांट, तो बोल देंगे क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे मरुस्थलीय पौधों में तना जल संग्रहित करके। मरुस्थलीय पौधों में डंडा थोर का जब आप फोटो देखोगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि यहाँ पर जो पत्तियाँ होती हैं वो किस में रूपांतरित हो जाती है, कांटों में। क्योंकि पत्तियों के अंदर एक विशेष गुण होता है कि वो वाष्पोषण की क्रिया के द्वारा जल को क्या करती है, बाहर निकालती है। तो यहाँ पर जब पत्तियाँ कांटों में रूपांतरित हो जाएगी तो जल की हानि क्या होगी, कम। तो यहाँ पर फिर पत्तियाँ तो नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट किस में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तने के अंदर। और फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, तने के अंदर। तो बोल दिया कि मरुस्थलीय पौधों में तना जल को भी संग्रहित करता है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जल संग्रहित करने के कारण से तना कैसा हो जाता है, फ्लेसी। फ्लेसी का मतलब मांसल, गूदेदार कह सकते हैं। जल को संग्रहित करके अनुकूलित बना लेता है अपने आप को, और इसी को हम बोलते हैं डंडा थोर। तो बोले कि तने के अंदर भी जल संग्रहण होता है और तने में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है, हो सकती भी है और होती ही भी है, क्योंकि जहाँ पर तना हरा हुआ वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होना ही है तने में। ठीक है, तने के रूपांतरण की बात करते हैं। तने के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। फर्स्ट है भोजन संग्रहण। कुछ तने भोजन संग्रहण के लिए परिवर्तित हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। तो भोजन संग्रहण के लिए कौन कौन से तने हैं, वो जो तने जो अंतर्भूमिक तना, मतलब जो भूमि के अंदर हो, वो सारे के सारे तने भोजन का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आलू, लोग क्या सोचते हैं कि भाई आलू तना है या जड़ है, कि जमीन से निकलता है तो जड़ है, नहीं, ये तना है। क्या है, तना, जहाँ पे स्टार्च इसके अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। हल्दी भी क्या है, तना है। अदरक भी तना है। जमीकंद और कोलोकेसिया अरबी वगैरह ये सब क्या है, जो कि जमीन के अंदर है लेकिन तना है। और ये क्या तने के ही क्या है, रूपांतरण हो चुके हैं, किसके लिए, भोजन संग्रहण के लिए। तो आपको ये याद रखने हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि तने 3 प्रकार से यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में, या इंपॉर्टेंट हम सिर्फ 3 ही देख रहे हैं। एक तो भूमिगत तना, जो भूमि के अंदर होते हैं, जैसे कि आलू और प्याज। पहले हमने क्या बोला, तना बाहरी भाग है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे तने भी हैं जो जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं। तो कौन से हैं, भूमिगत तना में आलू और प्याज। नेक्स्ट है वायवीय तना, जो बिल्कुल ही बाहर होते हैं, जैसे कि आपने अंगूर देखा होगा, नींबू देखा होगा, आम का पेड़ देखा होगा। उन सब के तने किधर होते हैं, वायवीय, मतलब बाहर की तरफ। और मोस्ट ओवर सारे कैसे ही होते हैं, वायवीय ही होते हैं। आगे है अर्धवायवीय तना, जिनका आधा भाग जमीन के अंदर, आधा भाग तने का किधर है, बाहर। तो वो कैसे होंगे, अर्धवायवीय तना। उसके अंदर आपका एक तो एग्जाम्पल होगा दूब, घास। आपने देखा होगा जो धार्मिक पूजा होती है तो कलश के अंदर लोग ऊपर जो घास डालते हैं, घास उसको दूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूब। और आगे बोलते हैं जलकुंभी। जलकुंभी फॉरेन से लाई गई थी भारत के अंदर इसके सुंदर पुष्पों के कारण से। लेकिन ध्यान देना, जलकुंभी बंगाल का आतंक भी बन चुकी थी, और इसीलिए जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी जनसंख्या, कायिक जनसंख्या इतनी बढ़ती गई कि हर समुद्र, हर पानी के अंदर इसी का क्या हो गया, फैलाव बढ़ता गया। और उसके अंदर से ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के कारण से अन्य समुद्री जीव या जलीय जीवों का क्या हो गया, संकट बढ़ता गया। तो इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तने के रूपांतरणों में स्तंभ प्रतान। कुछ प्रतान का मतलब धागे जैसा है, मतलब बहुत पतले पतले तने। तो यहाँ पर आरोहण का मतलब है चढ़ना। चढ़ना का मतलब जैसे कि मान लो कि ये मार्करी एक खंबा है और इसके ऊपर कोई बेल चढ़ रही है इस तरीके से, तो ये हो गया आरोहण प्रक्रिया। तो कुछ तने इतने सॉफ्ट या इतने पतले होते हैं, प्रतान का मतलब यहाँ पे पतले से है, क्योंकि देखो उनके अंदर भी इस तरीके से क्या होती है, घूर्णन, यानी कि ये इस तरीके से कुंडली संरचना बनती है। जैसे कि आपने खीरा, घिया यानी दूधी, तरबूज और अंगूर, इनकी लताएं देखी होगी, बेल जो क्या होती है, किसी पर सहारा लेकर के क्या हो जाती है, छड़ती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंटक का मतलब है स्पाइन्स, मतलब स्पाइनुल्स, कांटे से चरने वाले जंतुओं से पादप की रक्षा। ऐसे पौधे जहाँ पर ऐसे क्षेत्र में डेवलप होते हैं जहाँ पर उनकी रक्षा करना बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि आसपास में उनको चरने वाले जीवों की संख्या अधिक है। तो ऐसी कंडीशन में वो अपने तने के ऊपर किसका रूपांतरण कर लेते हैं, कांटों का रूपांतरण कर लेते हैं। और इस प्रकार से जब वो कांटों का रूपांतरण करते हैं तो ये कांटे उनको क्या करते हैं, चरने से रक्षा करते हैं। जैसे कि एक तो सिट्रस है और एक बोगन
विलिया, सिट्रस और बोगनविलिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्णाभ स्तंभ की। अब ध्यान देना, पर्णाभ स्तंभ में तना कैसा हो जाता है, मांसल, इस तरीके से। और ये जो मांसल तना है इसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां रहेगी, लेकिन यहाँ पर वास्तव में किसका स्टोरेज होगा, जल का। जल का स्टोरेज करने के कारण से ये थोड़े मांसल मतलब गूदेदार भी होते हैं। आगे हम बात करेंगे नागफनी, ओपनसिया, कैक्टस और यूफोर्बिया के अंदर जो तने होते हैं, पर्णाभ स्तंभ। पर्णाभ स्तंभ उन्हें भी बोला जाता है कि वे तने जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पर्णाभ स्तंभ। इस प्रकार से तने के अंदर से ये सारी इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं, ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अंतिम हमारा जो पौधे का भाग है जो इस वीडियो का, पत्ती। अब ध्यान देना, पत्ती को इंग्लिश में बोलते हैं लीफ। अब ध्यान देना, आप लीफ को देखिए, आपने पत्ती को आराम से देखी होगी पेड़ों के ऊपर, लेकिन जो यहाँ पर इसे नामांकित किया गया, ये नाम आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए। अब देखेंगे कैसे। किसी भी पत्ती के 3 भाग होते हैं मुख्य। कितने भाग होते हैं, 3। पहले ये समझ लेते हैं कि पत्ती डेवलप कहाँ से होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई तना है, जैसे कि यही तना है, इस तने का जो शीर्षस्थ विभज्योतक है, जैसे कि ये विभज्योतक है, शीर्ष विभज्योतक, तो ये शीर्ष विभज्योतक उत्तक यहाँ पर होगा, और इसी उत्तक के जिसको हमने नाम दिया था नोड यानी कि पर्वसंधि, वहाँ से क्या होगा, ये डेवलप होगा। तो इस तरीके से पत्ती बोल दिया कि प्ररोह शीर्ष विभज्योतक से उत्पन्न होती है। प्ररोह का मतलब तना, शीर्ष का मतलब उसके टॉप से, और विभज्योतक का मतलब है विभज्योतक उत्तक, जिसके अंदर अभी कोशिका विभाजन की क्षमता क्या है, उपस्थित होती है। उनके वहाँ से ये क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। जैसे कि मान लो ये यहाँ से डेवलप हुआ। आगे लिखा अग्राभिसारी क्रम में व्यवस्थित होती है। अग्राभिसारी क्रम का मतलब आगे से आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे अग्राभिसारी क्रम को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये तना है, एक पत्ती इधर आ गई, दूसरी पत्ती इधर आ गई, तीसरी यहाँ आ गई, ये ऐसे आ गई, ये अग्राभिसारी मतलब आगे की आगे तरफ बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, किसी पत्ती के 3 भाग होते हैं, मैंने यहाँ लिखे नहीं है, आप समझ लेंगे। पहला भाग जो उसका है वो है पर्णाधार। पत्ती के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है पर्णाधार, दूसरा भाग है पर्णव्रंत, और तीसरा भाग होगा पर्णफलक। अब देखेंगे, पर्णाधार जहां से पत्ती तने के आधार से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, पर्णाधार। पर्णव्रंत, पर्णफलक, जो ये पूरा का पूरा पर्णफलक है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला जो भाग है इसे हम बोल दिया पर्णव्रंत। अब देखो कई बार कई पत्तियों पे पर्णव्रंत नहीं देखने को मिलता है, तो वहां पर बोल देते हैं अव्रंत, ठीक है, अव्रंत। और जब पर्णव्रंत उपस्थित हो तो उसे बोल देते हैं सव्रंत। क्या बोल देते हैं, सव्रंत। तो पर्णव्रंत उपस्थित है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, सव्रंत। अगर नहीं होता तो क्या लिखते हैं, अव्रंत। अब देखेंगे जो तीसरा मुख्य भाग है वो है पर्णफलक, जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। अब देखेंगे पर्णफलक के अंदर जो ये जो कॉर्नर है, यहाँ पे बोल दिया पर्णफलक कोर। कोर का मतलब अंतिम सिरा। इसके देखिए यहाँ पर एक मध्य में जा रही है मध्य सिरा। कौन सी सिरा जा रही है, मध्य सिरा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से जाइलम ट्यूब जल लेकर के आती है, ये जल, और इसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं, और इन्हीं रंध्रों से क्या होता है, जल का उत्सर्जन किया जाता है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि वातावरण के तापमान को अनुकूलित करने के लिए जल को उत्सर्जित करना आवश्यक है। अब इस तरीके से देखेंगे आगे, ये मध्य सिरा जो जल लेकर के आ रही है, आप देखेंगे यहाँ से जल आगे बढ़ेगा इस तरफ, इसको बोलेंगे द्वितीयक सिरा। क्या बोल देंगे, द्वितीयक सिरा। और ये आगे जाकर के द्वितीयक सिरा भी क्या हो जाती है, विभाजित होती है इस प्रकार से, तो इसको नाम दे देंगे तृतीयक सिरा। तो पर्णफलक, फिर पर्णफलक कोर, और ये जो बीच में आपको इस तरीके से लाइनें दिखाई दे रही है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, सिरा विन्यास। और इसमें अगर ये द्वितीयक सिरा हो गया, समझ में आ रहा है बात, ये द्वितीयक सिरा। अब अगर इससे और निकल रही है तो तृतीयक सिरा। इस सिराओं के जाल को क्या बोला जाता है, सिरा विन्यास। क्या बोला जाता है, सिरा विन्यास। अब ध्यान देंगे, सिरा विन्यास को पर्ण का कंकाल भी कह सकते हैं। जैसे कि आप देखो, आपके सामने हड्डी का ढांचा हो तो आप क्या बोल देते हैं, भाई ये मनुष्य का क्या हड्डी का ढांचा, कंकाल है। उसी तरीके से अगर ये सिरा नहीं है, इसके अंदर सिरा है, तो इस पर्ण का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। तो पर्ण का कंकाल भी किसे कहा जाता है, सिरा विन्यास का, जो किसका काम करते हैं, जल और खनिज लवण का क्या करते हैं, संवहन करते हैं, और खाद्य पदार्थों का भी संवहन करते हैं। मान लो यहाँ पर पत्ती की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होगा, उसे यही सिराएं वापस क्या करेगी, पौधे के सभी भागों तक पहुँचाती भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
रंध्र उपस्थित होते हैं इनकी सतह के ऊपर। रंध्रों का मुख्य कार्य क्या होता है? श्वसन और गैसों का आदान प्रदान करना। श्वसन के समय ये क्या लेंगे? ऑक्सीजन। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस लेंगे? CO2। कौन सी क्रिया के दौरान? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। और कौन सी गैस छोड़ेंगे? ऑक्सीजन। लेकिन जब श्वसन करेंगे तब यह भी ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं। हम ये जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और प्रकाश कब होता है? दिन में। तो जब दिन में प्रकाश हो तब ये CO2 लेंगे, ऑक्सीजन को क्या करेंगे? छोड़ेंगे। उस समय पेड़ के नीचे सोना आपके लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन रात्रि में अगर आप पेड़ के नीचे सो रहे हैं तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है। इस समय वो श्वसन की क्रिया भी कर रहा है और ऑक्सीजन का अधिक उपभोग कर रहा है और CO2 को क्या कर रहा है? रिलीज भी कर रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। आगे नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन के बारे में पूछ लेते हैं। पत्तियों के द्वारा अनावश्यक जल को रंध्रों के द्वारा बाहर निकालना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यह तापमान अनुकूलित करने में भी सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। मुख्य कार्य पत्तियों का प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य पदार्थों का निर्माण, मतलब भोजन का निर्माण करना ही इसका क्या होता है? मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है पत्ती को पादप का रसोई घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसोई घर। भाई ये खाना बन रहा है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देता हूं, अगर हम हरित लवक क्लोरोप्लास्ट को पादप का रसोई घर कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट, ये मान लो कि क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल पर्णहरित वर्णक उपस्थित होता है और ये पर्णहरित वर्णक की उपस्थिति में ही भोजन बनता है। तो मतलब भोजन किसके कारण से बन रहा है? इसके कारण। तो ये रसोईया हो गया, मतलब जो खाना बना रहा है। और किसके अंदर बन रहा है? तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के अंदर। तो पादप का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट और पादप का रसोईया मतलब कुकिंग मैन ऑफ द प्लांट किसको बोलेंगे? क्लोरोफिल पिगमेंट को। और किचन ऑफ द प्लांट बोलेंगे तो किसको? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक को। अगर कहीं ये ऑप्शन में मिल जाए पत्ती और हरित लवक पादप का रसोई घर में तो सबसे पहले टिक लगाएंगे हरित लवक को। अगर हरित लवक नहीं दिखाई देता है तो आप किसको टिक लगा देंगे? पत्ती को। अगर आ गया पादप का रसोईया किसे कहते हैं तो आंसर जाएगा क्लोरोफिल हरित लवक। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो क्या होता है? कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए। और इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हम और भी अच्छे वीडियो बनाकर लेकर के आएंगे आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।